डियर फ्रेंड्स, अब आज नए चैप्टर लेते हैं फॉरेक्स मीन्स फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज जैसा कि अपने को इस नाम से पता है कि जो एक कंट्री की जो करेंसी है वो दूसरे देश की करेंसी से एक्सचेंज हो। जैसे जो डॉलर है उसको जब फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड करते हैं तो उसको इंडिया से अगर करता है तो वो INR में INR इंडियन रुपीज़ में होगा, और इंडिया मान लो करता है आपके अमेरिका से तो जो वहाँ का पाउंड है, डॉलर है, उससे वो कन्वर्ट होगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब मीन्स हमारे पास फॉरेन मनी होना, मतलब किसी भी एक देश के पास दूसरे देश की जितनी मनी होगी, करेंसी होगी, वो उतना ही ज़्यादा है, उसकी इकोनॉमी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। कारण ये कि फॉरेन मनी इसलिए स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि अगर मतलब कोई भी डाउनफॉल आता है, रिसेशन आता है मान लो वर्ल्ड के अंदर, या मान लो जिस कंट्री के अंदर मान लो ट्रेड आपस में चलता है, मान लो इंडिया वर्सेस रूस या इंडिया वर्सेस चाइना, तो जब मान लो इंडिया में रिसेशन आ गया, लेकिन इंडिया के पास अगर मान लो दूसरे देश की जो करेंसी है उसके कारण उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग रहेगी। इस तरह से मान लो चाइना के पास या रशिया के पास इंडिया की करेंसी है, फॉरेन एक्सचेंज है, रिज़र्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है, उसके पास रिज़र्व है, स्टोरेज है, तो उसकी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज जो है, ट्रेड जो है, वो ऐसे नहीं किया जाता जैसे कि अपन डोमेस्टिक ट्रेड करते हैं। जैसे मान लो इंडिया में है, जो कोई व्यापारी करना चाहता है तो अपना खाता खुलवा ले, खाता खुलवाने करंट अकाउंट खुलवा ले, करंट अकाउंट के बाद अपना लेन देन कर सके, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डिजायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं बैंक के, वो उसमें दे दे। नहीं, फॉरेन एक्सचेंज में अलग चीज़ है। फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड के लिए जो है, या फॉरेन ट्रेड के लिए जो है, दो अकाउंट खोले जाते हैं, वोस्ट्रो और नोस्ट्रो। अब ये वोस्ट्रो और नोस्ट्रो ये दोनों शब्द लैटिन भाषा से लिए हुए हैं। अब वोस्ट्रो अकाउंट क्या है? वोस्ट्रो अकाउंट वो है कि अब आप समझना कि जैसे मान लो रशिया ने इंडिया में अपना अकाउंट खोला, मान लो हम रशिया से पेट्रोलियम लेते हैं तो उसके लिए रशिया ने जो है इंडिया में अपना अकाउंट खोला, ठीक है। तो रशिया जो इंडिया में अकाउंट खोलेगी वो होगा वोस्ट्रो अकाउंट। किसके लिए होगा वो वोस्ट्रो अकाउंट? वो वोस्ट्रो अकाउंट जो होगा वो आपके इंडिया के लिए होगा, और उसके लिए जो है नोस्ट्रो अकाउंट होगा। अब यूँ समझिए, जो बता रहा था कि वोस्ट्रो मीन्स योर और नोस्ट्रो मीन्स आवर। वोस्ट्रो अकाउंट मीन्स योर अकाउंट। हम रशिया को कह रहे हैं योर अकाउंट, और हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी में उसको रखेंगे। नोस्ट्रो मीन्स आवर अकाउंट। हम रशिया के यहाँ खाता खोलेंगे तो वो अपनी रशियन करेंसी जो होगी वो उनकी डोमेस्टिक करेंसी में होगा, इसको यूँ समझिए। और सबसे जो इसमें ख़ास बात है वो वोस्ट्रो अकाउंट के यूजेस क्या है। वोस्ट्रो अकाउंट के सबसे बड़ी यूजेस ये हैं इसके अंदर कि ये इंटरनेशनल ट्रेड में, जैसे फॉरेन ट्रेजरी बिल्स हैं, फॉरेन आपके ट्रेड है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, और इन सब की सुविधा जो है, जो जब हम माल खरीदेंगे या बेचेंगे, जो पेमेंट रेमिटेंस ऑफ पेमेंट की जो सुविधा है वो सीधी ऑनलाइन हो जाती है इसके अंदर। जबकि मतलब फॉरेन ट्रेड जो है वो बहुत ही वास्ट लेवल पे है, लेकिन इसकी इतनी टेक्नोलॉजी से ये, और जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से जो है वो सारा काम जो है ऑनलाइन होता है फॉरेन एक्सचेंज का। और इसके अंदर जो चार्जेस हैं वो जो भी डिजायर्ड चार्जेस हैं, मतलब मैंडेटरी, वो वोस्ट्रो अकाउंट्स में भी लिए जाते हैं और नोस्ट्रो अकाउंट्स में भी लिए जाते हैं। तो वो वोस्ट्रो अकाउंट जो होगा वो रशिया के लिए वोस्ट्रो होगा और इंडिया के लिए नोस्ट्रो अकाउंट होगा। क्योंकि इंडिया का भी तो मतलब हम रशिया से पेट्रोल लेते हैं तो हम ले रहे हैं, और रशिया सेलर है, हम बायर हैं, और चूँकि वहाँ हम जो हैं वो बायर हैं और वो सेलर है, इस तरह से। और मतलब जो है वोस्ट्रो अकाउंट होता है। वोस्ट्रो अकाउंट के अंदर हमेशा, जैसे रशिया ने अगर इंडिया में अकाउंट खोला है तो उसकी जो रशियन करेंसी है वो उसका जो वैल्यू निकाली जाएगी वो INR इंडियन रुपीज़ से निकाली जाएगी वोस्ट्रो अकाउंट के अंदर।
और जो इंडिया की जो करेंसी जो का वैल्यू जो होगा वो वहाँ जो हमारा वो अकाउंट है वो नोस्टो अकाउंट को रहेगा, वहाँ रशियन के हिसाब से निकाल जाएगी, और इसी को ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। आगे चल के आपको बताएंगे ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, व्यापार घाटा, इम्बैलेंस ऑफ पेमेंट सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड। वो यही है कि जब आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा हो या इंपोर्ट ज़्यादा हो, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो आपका प्लस में है, और इंपोर्ट ज़्यादा है तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड माइनस में है। ये एक अलग चीज़ है, वो आप आगे बताएंगे। तो ये वोस्टो अकाउंट है। वोस्टो अकाउंट हमारा जनरली इन कामों में आता है कि जैसे इसके मेन जो फीचर्स हैं वो ये है कि वोस्टो अकाउंट एक एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग, क्योंकि अगर कोई व्यापार करना चाहता है कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री से, तो उसको वोस्टो अकाउंट खोले बिना वो व्यापार नहीं कर सकता। दूसरा, वोस्टो अकाउंट जो है वो ये डोमेस्टिक बैंक जो होती है उसको टू प्रोवाइड इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स। वो अब जैसे रशिया है, रशिया का कोई क्लाइंट्स है तो रशिया को तो हम सर्विसेज दे ही रहे हैं, साथ में रशिया के जो कोई दूसरे क्लाइंट्स हैं, दूसरे कंट्रीज़ हैं, उनको भी वोस्टो अकाउंट के थ्रू सर्विसेज दी जाएगी। उस टाइम वो इंडिया जो वोस्टो अकाउंट जो कंट्री खोलेगा वो सर्विस प्रोवाइड हो जाएगा। इस तरह से वोस्टो अकाउंट जो है एस्टेब्लिश टू एनेबल ए फॉरेन कॉरस्पॉन्डेंट बैंक to act as an agent or provide services as an intermediary for a domestic bank. These services include executing wire transfers, withdrawals and deposits for customers in countries where the domestic bank does not have a physical presence. वोस्टो अकाउंट हमने जो खोलते हैं एक कंट्री वाले, तो उनके लिए फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं होती, वो सीधा वहीं से ही खोलते हैं। मतलब जैसे कोई मान लो यूरो जोन में खाता खोलना चाहता है। यूरो जोन मीन्स कि 20 कंट्रीज़ हैं, वो उनमें उनकी जो करेंसीज है उनको वो उन्होंने यूरो जोन माना हुआ है। वो 20 कंट्री जब आपस में खाता खुलवाना चाहती है एक दूसरे ट्रेड करने के लिए, तो ये उनको किसी यूरोपियन कंट्री में फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं होती, वो जो है वो वहीं से खाता खुलता है और वहीं से उनका ट्रेड होता है। तो वोस्टो अकाउंट जो है आगे उसके अगर आगे चले वोस्टो अकाउंट्स के अपने जो बेनिफिट है वो है कि जो फॉरेन कॉरस्पॉन्डेंट बैंक है माइट ऑल्सो परफॉर्म ट्रेजरी सर्विसेज, ठीक है, और एग्जीक्यूट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन एंड एक्सपेंडिचर इंटरनेशनल ट्रेड ऑन बिहाफ ऑफ द डोमेस्टिक बैंक। द कॉरस्पॉन्डेंट बैंक चार्जेस द डोमेस्टिक बैंक फॉर द सर्विसेज एसोसिएटेड विद द वोस्टो अकाउंट। वोस्टो अकाउंट में जैसे अपन बैंक में भी ट्रांजेक्शन करते हैं करंट अकाउंट वगैरह में, अपने जो साल में जो अपने चार्जेस लगते हैं, इस तरह से वोस्टो अकाउंट जो है फॉरेन उसमें फॉरेन के हिसाब से चार्जेस लगते हैं। अब इसके अंदर आगे चल के वो ये कहते हैं कि बैंकिंग के कंटेक्स्ट में अगर हम चलें तो वोस्टो अकाउंट जो है वो एक अकाउंट है जो कि हेल्ड बाय द रिस्पोंडेंट बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कॉरस्पॉन्डेंट बैंक। मीनवाइल ए नोस्टो बैंक इज द अकाउंट हेल्ड बाय द कॉरस्पॉन्डेंट बैंक जस्ट रिवर्स एट द रिस्पोंडेंट बैंक। These two terms reflect the perspective of each bank in the correspondent banking relationship। मतलब वही बात है कि एक के लिए वोस्टो अकाउंट है तो दूसरे के लिए वो नोस्टो अकाउंट है। और दूसरा जो आपके ये जो टर्म है वोस्टो अकाउंट वर्सेस नोस्टो अकाउंट, इसमें ये टर्म है जो है द टर्म वोस्टो ट्रांसलेटेड फ्रॉम द लैटिन मीन्स योर। लैटिन इसका मतलब क्या हुआ, इस लैटिन वर्ड जो है लैटिन लैंग्वेज का कि वोस्टो अकाउंट्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम लैटिन मीन्स योर एज एन योर अकाउंट, ठीक है। और फ्रॉम द फॉरेन कॉरस्पॉन्डेंट बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू द फंड्स हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ अदर बैंक्स आर रेफर्ड टू एज द वोस्टो अकाउंट्स एंड आर डिनोमिनेटेड इन द लोकल करेंसी। डिनोमिनेटेड इन द लोकल करेंसी, वही INR करेंसी के अंदर। वोस्टो अकाउंट्स का और बेनिफिट है कि इसमें फॉरेन करेंसी जो है उसका यूज़ होता है, तो फॉरेन करेंसी यूज़ होने से फॉरेन एक्सचेंज स्टोरेज हमारे पास अच्छा हो जाता है। साथ में ये कॉस्ट मिटिगेटिंग है। कॉस्ट मिटिगेटिंग मतलब अगर मान लो सारा काम ऑनलाइन होने से जो कॉस्ट है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाती है, बहुत ही मतलब कॉस्ट फैक्टर जो है वो बहुत कम आता है। क्योंकि अगर यही मान लो अगर फिजिकल अगर हो काम करना पड़े तो ट्रैवल करके अगर मान लो किसी को वहाँ जाके खाता खुलवाना पड़े, फिर वहाँ जाके वो उसको सारा वो करेंसी वगैरह जो है वो फिजिकल देनी पड़े, तो ये सब पॉसिबल नहीं है फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड के अंदर। इसी तरह से आपके इसकी जो रेगुलेटरी है वो कंप्लायंस बहुत ज़रूरी है। रेगुलेटरी कंप्लायंस का मतलब ये है कि इसके लिए जो फेमा एक्ट बना था फॉरेन एक्सचेंज मेंटेनेंस एक्ट, तो उसके हिसाब से आपको इसकी KYC साथ में उसके जो ट्रेड है, ट्रेड जो है वो इलीगल नहीं होना चाहिए।
जिस कंट्री में वोस्ट्रो खाता खोला जा रहा है या जिस कंट्री में नोस्ट्रो खाता खोला जा रहा है, दोनों के लिए इलीगल ट्रेड नहीं होना चाहिए कोई भी, और तभी हम अपन इसको फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हैं। ये सबसे इसके अंदर बड़ी बात है। मतलब वो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जो जो ट्रेड हैं जो एक्सेप्टेबल हैं जो लिस्ट में, वही हम अकाउंट जो है वो वही फंक्शन करने वाले जो अकाउंट है वो खोल सकते हैं। और दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज में अंदर एक ये जो वोस्ट्रो अकाउंट है वो एक रिलेशनशिप एजेंसी होती है एक तरह से, कि एक बैंक दूसरे बैंक के लिए, वो चाहे वोस्ट्रो अकाउंट हो चाहे नोस्ट्रो अकाउंट हो, एक बैंक दूसरे बैंक के लिए एजेंट काम करता है। एजेंट काम ऐसे करता है कि इसके अंदर जो है वो, जैसे इंडिया जो है वो मान लो अमेरिका के लिए अकाउंट खोलता है तो हम अमेरिका के एजेंट हैं, एक चीज़ हम एजेंट हैं, साथ में अमेरिका के जो क्लाइंट्स हैं दूसरे वो भी हमारे एजेंट हैं, हमने उनको भी सर्विस देनी है। तो इसलिए इसके अंदर जो है वो ये ध्यान रखने की बात है कि एक एजेंसी के रूप में हम काम करते हैं एक दूसरे के लिए, चाहे नोस्ट्रो अकाउंट खोलो और चाहे वोस्ट्रो अकाउंट खोलो, एक दूसरे के लिए एजेंसी के रूप में काम करते हैं। साथ में इसके अंदर जो रिलेशनशिप्स है वो दोनों बैंकों के लिए ड्यू डिलिजेंस में होता है ऑन ईच अदर टू असेट द क्रेडिबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कंप्लायंस विद रेगुलेशंस एंड सस्टेनेबिलिटी फॉर द इंटरनल एजेंसी रिलेशनशिप। इसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज में जब हम वोस्ट्रो नोस्ट्रो अकाउंट खोलते हैं तो ये देखते हैं कि उस जो कंट्री जिसका हम खाता खोल रहे हैं तो या जिसको हम सेल कर रहे हैं, बाई कर रहा है उसके तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सेल कर रहा है वो ये देखता है जो बाइंग कंट्री है उसकी इकोनॉमिक पोजीशन क्या है। अगर उसकी इकोनॉमिक पोजीशन उसका फॉरेन ट्रेड वगैरह जो दूसरी कंट्री से अच्छा नहीं है, या उसके फॉरेन ट्रेड में जो है उसका काफ़ी टाइम से जो है वो लॉस ही चला आ रहा है, ट्रेड डेफिसिट जिसको कहते हैं व्यापार घाटा, तो उसको बड़ा सोच के काम करना पड़ता है। क्योंकि अगर मान लो उन्हें किसी को सेल किया, सेल करने के बाद वो उस कंट्री की पॉलिटिकल सिचुएशन के कारण या मान लो किसी फाइनेंशियल सिचुएशन के कारण या रिसेशन आने के कारण वो हमें अगर पैसा नहीं चुका पाता, तो जो कंट्री सेल कर रही है तो उसकी करेंसी जो है वो डाउन हो जाएगी, मतलब उसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उस किसी दूसरी कंट्री के कम हो जाएंगे और फिर उसकी इकोनॉमी जो है उसमें स्लो डाउन आना शुरू हो जाएगा। इसलिए इसके अंदर ये भी हमें चीज़ देखनी पड़ेगी। रिलेशनशिप के अंदर सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि जो डेली जो रिपोर्टिंग है दोनों कंट्रीज़ को भेजी जाती है, और उस डिटेलिंग से जो उस अकाउंट की जो डिटेल है उससे दोनों कंट्रीज़ है वो डे टू डे ये मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि किसने किसको कितना माल बेचा और किसने किसको कितना पेमेंट किया। मतलब एक कंट्री के वोस्ट्रो अकाउंट में कितना है, दूसरी उस कंट्री के उसके नोस्ट्रो अकाउंट में कितना है अमाउंट है, पेंडिंग है या चुका दिया है, उस पर कितना इंटरेस्ट लग रहा है, कितनी उसकी जो चार्जेबल फीस है वो कही जा रही है। लाइक सेम उसके बाद क्या होता है, इस रिपोर्ट देने से एक इसमें एडिशनल बेनिफिट ये होता है कि ऑनलाइन जब रिपोर्ट जाती है तो उसमें ये भी पता लगता है कि ये एक बहुत बड़ी रिस्क मिटिगेट करता है, मतलब रिस्क को रिड्यूस करता है। ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड जो है वो कैसे करता है कि कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग मतलब एंड क्रॉस बॉर्डर कोई भी इस तरह से जो है इलीगल मनी जो है वो तो नहीं जा रही। ऐसा तो नहीं किसी ने अकाउंट तो खोल दिया लेकिन वो किसी कंट्री के साथ इलीगल ट्रांजेक्शन कर रहा है, और तो उसका उस वोस्ट्रो अकाउंट खोलने वाले को और नोस्ट्रो अकाउंट खोलने वाले को दोनों को ये ध्यान रखने पड़ेंगे कि इलीगल, तो इस तरह से ये भी रिस्क जो है कम करता है। मतलब क्रॉस बॉर्डर या ड्रग ट्रैफिकिंग इन चीज़ों को जो है, या ह्यूमन ऑर्गन्स जो हैं उनको ट्रैफिकिंग के लिए अगर मान लो कोई कंट्री कर रही है और उसका पैसा उसके थ्रू अकाउंट में करेंसी में जा रहा है या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। वोस्ट्रो अकाउंट जो है वो बैंक्स को ये एक सुविधा देता है कि वो अपना जो ट्रेड है वो ग्लोबल लेवल पे बढ़ा सके, एक्सपेंड कर सके, और साथ में उनको फॉरेन करेंसी की सर्विसेज देता है, और तो इससे ट्रांजेक्शन जो हैं वो रिड्यूस होते हैं। मतलब मैनुअल ट्रांजेक्शन नहीं होके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो होते हैं, तो जिससे ट्रांजेक्शन जो है वो कम होते हैं और कम ट्रांजेक्शन में ही काम हो जाता है। दूसरे इसके अंदर सबसे बड़ी जो है वो रिस्क है, जो उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, अपनी लोकल करेंसी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और सर्विसेज जो है फॉरेन मार्केट्स में उसमें ये बहुत हेल्पफुल होता है। दूसरा, अब इसमें यह है कि वोस्ट्रो अकाउंट जो है
वो ए रेंज ऑफ ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग फंड ट्रांसफ़र, इसमें क्या क्या कर सकते हैं अपन, क्या फैसिलिटी देता है वोस्टर अकाउंट में। एक देता है फंड ट्रांसफ़र की देता है फैसिलिटी, एक फॉरेन एक्सचेंज करेंसी एक्सचेंज का देता है, ट्रेड सेटलमेंट का देता है, पेमेंट सेटलमेंट का देता है, एंड कलेक्शन ऑफ लोकल करेंसी जो होता है का देता है, और साथ में ऑन बिहाफ ऑफ दी रिस्पोंडेंट बैंक्स कस्टमर्स, और किसी भी तरह का मनी लॉन्ड्रिंग का जो है उसको ये प्रिवेंट करती है, ये वोस्टर अकाउंट जो है प्रिवेंट करता है। साथ में अब इसके रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या है कि बैंक होल्डिंग वोस्टर अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन, रिक्वायर्ड टू मेंटेन मॉनिटर कंप्लायंस, उसको मॉनिटर भी करना पड़ेगा विद रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस, जो उसके नियम है उसके हिसाब से। अच्छा, आर वोस्टर अकाउंट्स बैलेंस इंश्योर्ड, वोस्टर अकाउंट्स में जो अकाउंट होता है वो इंश्योर्ड नहीं होता। जैसे अपने बैंक में 3 लाख तक का अमाउंट इंश्योर्ड होता है किसी भी डिपॉजिटर का, और अब शायद 5 लाख हो गया जहाँ तक मेरी जानकारी में, वो DICGC जो है वो करती थी पहले उस हिसाब से। लेकिन वोस्टर अकाउंट में जो अकाउंट होता है वो अमाउंट है वो इंश्योर्ड नहीं है, इसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, साफ लिखा है वोस्टर अकाउंट्स बैलेंस आर जनरली नॉट इंश्योर्ड बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम्स सिंस दे रिप्रेजेंट लायबिलिटीज ऑफ द रिस्पोंडेंट बैंक। क्योंकि इंश्योर्ड नहीं होता इसलिए वो रिस्पोंडेंट बैंक के लिए, मतलब जहाँ वोस्टर अकाउंट खोला गया है उसके लिए वो एक लायबिलिटी होता है। नोस्ट्रो ने तो उसके यहाँ अकाउंट खोल दिया, लेकिन वोस्टर उस जहाँ जिस कंट्री में वोस्टर अकाउंट खुला है वो उसके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि ये इंश्योर्ड नहीं है। किसी भी तरह से अगर रिसेशन आ जाता है, कोई वर्ल्ड वार हो जाता है या और किसी कारण से रिसेशन हो जाता है, तो आपके जो जिसने वोस्टर अकाउंट खोला है उसके लिए लायबिलिटी उसको पे करना ही पड़ेगा। जो सेलिंग आइटम्स कंट्रीज़ है जिसने जो नोस्ट्रो अकाउंट जिसने खोला है वो इस चीज़ के लिए किसी भी तरह का डज नॉट रेडी टू हियर दैट देयर इज रिसेशन इन आवर कंट्री, उसको तो चुकाना ही पड़ेगा। ये इसकी एक सबसे बड़ी बात है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि लोकल बैंकिंग ऑफ द वोस्टर अकाउंट्स फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन एंड एक्सेस टू लोकल बैंकिंग सर्विसेज। ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया। तो ये वोस्टर अकाउंट है सारा। अब अपन चलेंगे आगे नोस्ट्रो अकाउंट पे। ये यूरो करेंसी को एक्सेप्ट करने से पहले जो है वो प्राइमरी करेंसी के लिए जो आपके बैंकों को जो है वो हर जगह नोस्ट्रो अकाउंट अलग अलग खुलवाना पड़ता था फॉरेन ट्रेड के लिए। लेकिन जब से ये यूरो जोन बना है, मतलब जब से ये ब्रिटिश पाउंड और US डॉलर को एक्सेप्ट किया गया है यूरो जोन में, तब से क्या है केवल एक ही नोस्ट्रो अकाउंट जो है वो सफिशेंट है। एक कोई भी कंट्री कहीं भी अपना एक नोस्ट्रो अकाउंट खोलती है तो उससे उसका फॉरेन ट्रेड जो है सारा रेगुलेट हो जाता है, उसको अलग अलग जगह पे खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जो आपके यूरो जोन में 2 करेंसीज़ को कन्वर्टेबल माना गया है उसके हिसाब से। और अब इसके अंदर अब अपन आगे चलते हैं कि इसके जो एक्ट हैं वो क्या हैं, इसके जो मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस है फॉरेन एक्सचेंज के लिए क्या है। अब अपन लेते हैं नोस्ट्रो अकाउंट। नोस्ट्रो शब्द जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, और नोस्ट्रो अकाउंट का वही है जो मैंने आपको बताया। नोस्ट्रो अकाउंट इज ए बैंक अकाउंट होल्ड्स विद द फॉरेन बैंक, ठीक है, इन द करेंसी ऑफ द कंट्री वेयर द फंड्स आर हेल्ड। नोस्ट्रो अकाउंट जहाँ खुला है वो उसकी करेंसी में वैल्यू उसकी होगी। नोस्ट्रो अकाउंट में इसके नोस्ट्रो अकाउंट जो है उसके क्या है, मतलब वोस्टर और नोस्ट्रो इनका क्या है। देखिए वोस्टर अकाउंट जो है वो मैंने आपको बताया था वो एक अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, वो भी जो कि अदर फॉरेन बैंक्स जो है वो खोलती है, इसमें विद आवर बैंक, ठीक है, हमारे यहाँ पे। और नोस्ट्रो अकाउंट जो है योर, वो हम किसी दूसरे कंट्री में खोलते हैं, तो हमारा कंट्री तो हो जाएगा डोमेस्टिक और वो कंट्री फॉरेन कंट्री हो जाएगा। इस तरह से फॉरेन कंट्री वाला खोलेगा तो फॉरेन कंट्री वाले के लिए वो फॉरेन कंट्री डोमेस्टिक हो जाएगी, हमारे लिए वो हमारी कंट्री उसके लिए फॉरेन कंट्री हो जाएगी। तो उस नोस्ट्रो अकाउंट आर यूजुअली हेल्ड बाय बैंक्स एंड लार्ज कॉरपोरेशंस दैट आर इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रेड। नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट जो है वो आम इंडिविजुअल के लिए नहीं है, किसी कॉरपोरेशंस बड़े जो फॉरेन से रिलेट करते हैं और दूसरा फॉरेन करेंसी ट्रेड के लिए है, ठीक है। बाई होल्डिंग फंड्स एंड इन अनदर बैंक इन ए फॉरेन करेंसी में दूसरे बैंक के पास खाता रखना, द बैंक कैन कंडक्ट इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजेक्शन एंड फॉरेन एक्सचेंज विदाउट हैविंग टू कन्वर्ट इट्स लोकल करेंसी
इनटू फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी में अकाउंट रखने पर जो है वो उसको कन्वर्ट किए बिना, किसको, अपनी करेंसी में कन्वर्ट किए बिना वो फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट होगा। इसमें ए बैंक में हैव ए नोस्टो अकाउंट इन एनी कंट्री दैट हैज़ ए कन्वर्टेबल करेंसी सच एज द यूरो। अब जैसे यूरो करेंसी जो है वो मैंने आपको बताया कि यूरो डॉलर को उन्होंने 20 कंट्रीज़ ने मान लिया है कि यूरो डॉलर हमारी जो है कि वो सिंडिकेट मतलब एक कॉमन करेंसी होगी। तो वो उसके लिए वो ये कहता है कि ए बैंक में हैव नोस्टो अकाउंट इन एनी कंट्री दैट हैज़ ए कन्वर्टेबल करेंसी सच एज द यूरो, क्योंकि जो यूरो करेंसी है, यूएस डॉलर है, वो कन्वर्टेबल है कहीं भी। तो वो जो 20 कंट्रीज जो उन्होंने माना है तो वो एक दूसरे से जब करेंगे तो वो अब उसको यूरो में ही चेंज करेंगे। कोई भी जैसे चाइना रशिया से व्यापार करता है, रशिया इंडिया से करता है, तो वो यूरो में ही उसको कन्वर्ट करेंगे। यूरो उनकी एक ये कॉमन करेंसी हो गई है जिसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। इस तरह से जो है वो ब्रिटिश पाउंड एंड द यूएस डॉलर ये आपके यूरो अकाउंट है। यूरो में मतलब ब्रिटिश डॉलर्स को किया है और साथ में यूएस डॉलर जो है ये दोनों को उन्होंने यूरो जोन मान लिया है। 20 करेंसी यूरो जोन होगी और यूरो जोन की करेंसी होगी आपके यूएस डॉलर होगी और ब्रिटिश पाउंड होगी। अच्छा, इफ़ ए करेंसी इज़ नॉट कन्वर्टेबल, अगर करेंसी कन्वर्टेबल नहीं है, ए बैंक में वर्क विद ए थर्ड पार्टी इन द फॉरेन कंट्री टू कैरी आउट द ट्रांजेक्शन। अगर मान लो जैसे मान लो 20 कंट्रीज हैं, 20 के अलावा वो किसी 21वें कंट्री में ट्रेड करते हैं जहाँ की यूरो, ये यूएस डॉलर और पाउंड, ब्रिटिश पाउंड जो है वो कन्वर्टेबल नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे, बीच में एक तरह से किसी को एजेंसी बनाएंगे किसी करेंसी कंट्री को और उसके थ्रू फॉरेन ट्रेड करेंगे। फॉरेन ट्रेड तो उनको करना ही है, तो उसके फिर उस टाइम जो है वो बीच में एक इंटरमीडिएटरी जिसको बोलते हैं, बीच में एक मीडिएटर बनाएंगे अपना। नोस्टो अकाउंट फॉरेन करेंसी में रखा जाता है और वो करेंसी जो होती है वो कन्वर्टेबल होती है। और नोस्टो अकाउंट एक मैकेनिज्म है जिसके अंदर जो है वो फॉरेन ट्रेड करने वाली जो कंट्री है वो अपनी उसके अंदर सारा फंड्स जो है वो उसके अंदर रख देती है। अब इसके अंदर एग्जांपल के लिए जैसे मान लो एक एक्स कंट्री है, उसने वाई कंट्री के पास खाता खोला, तो जो एक्स कंट्री है उसने वाई कंट्री के पास खाता खोला, तो जो एक्स है उसके लिए वो अकाउंट हो जाएगा नोस्टो अकाउंट और जो वाई होगा उसके लिए हो जाएगा वोस्टो अकाउंट। अच्छा, इसी तरह से नोस्टो अकाउंट जो होता है वो क्लाइंट बैंक जो होता है इलेक्ट्स टू ओपन एन अकाउंट विद अनदर बैंक दैट इट हैज़ ए बैंकिंग रिलेशनशिप विद इन ए फॉरेन कंट्री। उसके फॉरेन कंट्री में रिलेशनशिप होनी चाहिए और द फॉरेन बैंक इन दिस केस, और इस केस में जब वो जो फॉरेन बैंक होगा इज़ रेफर्ड टू एज द फैसिलिटेटेड बैंक। इस केस में जो फॉरेन बैंक होगा वो फैसिलिटेटेड बैंक कहलाएगा और जो फैसिलिटेटेड बैंक होगा वो जो है आपके जिस बैंक ने नोस्टो अकाउंट खोला है उसको सारी सुविधाएं प्रदान करेगा। ये फैसिलिटेटेड बैंक का मतलब ये है कि वो सारी फैसिलिटी उसको देगा। और द फैसिलिटेटेड बैंक यूजेज द क्लियरिंग नेटवर्क विद द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जैसे अपने रिजर्व बैंक है वहाँ पे सेंट्रल बैंक कहलाते हैं, और टू कैरी आउट द ट्रांजेक्शन। If the facilitated bank does not have access to the primary clearing arrangements with the central bank, it can facilitate the payments for the transaction through another bank. अगर मान लो फैसिलिटेटेड बैंक है वो किसी कारण से जो सुविधा नहीं दे सकता तो उसको जो है किसी दूसरी बैंक के माध्यम से फ्रॉम अनदर बैंक जो है उसको द सेम कंट्री दैट इज़ ए प्राइमरी क्लियरिंग मेंबर ऑफ द सेंट्रल बैंक, तो उसको उस दूसरी कंट्री के माध्यम से सुविधा देनी पड़ेगी और वो जो दूसरा बैंक होगा वो भी उस क्लियरिंग सेंट्रल बैंक का जो है मेंबर होना चाहिए। जैसे अपने बैंकों में क्लियरिंग का मेंबर होता है ना, क्लियरिंग हाउस के मेंबर कौन कौन है, तो उसी तरह से ये चीज़ है इसके अंदर नोस्टो अकाउंट के अंदर। साथ में बहुत ही ये नोस्टो अकाउंट बहुत अच्छी चीज़ है फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड में। यूजुअली बैंक्स जो है वो अकाउंट्स व्हेन बाइंग द सेलिंग और अनदर कंट्री मतलब है वेयर इट डज नॉट have a physical presence and instead use an established bank in the foreign country to carry out the transaction on behalf। मतलब इसमें फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन है, ये भी एक जैसे ऑनलाइन खाते ही हैं तो इसमें ऑनलाइन खाते खुल जाते हैं। देखिए इसके लिए है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मेंटेनेंस एक्ट। तो ये फॉरेन एक्सचेंज मेंटेनेंस एक्ट जो है ना, ये इससे पहले था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है।
तो ये फेरा जो था इसको रिप्लेस क्यों किया गया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, क्योंकि ये पूरी कंडीशंस जो है फॉरेन एक्सचेंज की वो फुलफिल नहीं कर पाता था। कई चीज़ें उसके अंदर ऐसी कमियां थी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंदर, जिसके कारण क्या है कि उसको रिप्लेस करना पड़ा। और मेन फीचर जो फॉरेन एक्सचेंज मेंटेनेंस एक्ट जो है फिर उसको 1999 में लाया गया। फॉरेन एक्सचेंज मेंटेनेंस एक्ट जो है ये एक सेट ऑफ रेगुलेशंस है कि जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर देता है कि वो पास रेगुलेशंस एंड enables the government of India to pass rules relating to foreign exchange in tune with the foreign bank policy in India। उनको पावर्स देता है। जो फॉरेन एक्सचेंज मेंटेनेंस एक्ट है वो वहाँ के सेंट्रल बैंक अपने वहाँ के रिजर्व बैंक को और वहाँ की जो दूसरी बैंक हैं उसके लिए पावर देता है। और ये इसलिए फेरा के बजाय ये फेमा लाया गया। लेकिन फेमा जो फॉरेन एक्सचेंज मेंटेनेंस एक्ट है उसके अंदर ये है कि जो पावर्स दी गई एक तो गवर्नमेंट को कि वो इसके लिए रूल्स रेगुलेशन जो है पास कर सकता है फॉरेन एक्सचेंज के लिए, फॉरेन ट्रेड के लिए। दूसरा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है वो कंसर्निंग जो है फॉरेन सिक्योरिटीज़ है, जैसे फॉरेन आपके ट्रेजरी बिल्स है, उससे वो ट्रांजेक्शन के थ्रू होते हैं। अच्छा, ऑल ट्रांजेक्शन मस्ट बी कैरिड आउट थ्रू ऑथराइज पर्सन, सबसे बड़ी बात है। अच्छा, इसके अंदर भी क्या है कि मेकर चेकर वाला कंसेप्ट होता है। आपके जो ये फॉरेन एक्सचेंज मेंटेनेंस एक्ट है इसके अंदर भी ट्रांजेक्शन जो है वो दो तरह से किए जाते हैं। मतलब एक कंट्री जब उसको बाइंग करता है तो सेलिंग करता है, तो दूसरा कंट्री बाइंग जो है उसको एक्सेप्ट करता है, तभी जो है वो वोस्ट्रो और नोस्ट्रो अकाउंट का जो है पर्पज़ जो है वो फुलफिल हो पाता है। अगर ऐसा नहीं हो तो वो उसका पर्पज़ फुलफिल नहीं हो जाए, डिफीट हो जाए। अच्छा, फिर ये आरबीआई को ये पावर देता है कि रेस्ट्रिक्शन कहाँ लगाना है। मान लो हम किसी कंट्री के साथ काम कर रहे हैं तो कंट्री जो है हमारे पे ज़्यादा टैरिफ लगा रही है, तो हम रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि हमारे पे इतना टैरिफ मत लगाओ। और अगर वो फिर भी नहीं मानती तो हम जो है उससे बिज़नेस कम कर सकते हैं या बिज़नेस बंद कर सकते हैं, जो भी है। तो ये उसे, और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि इस जो फेमा जो है फॉरेन एक्सचेंज मेंटेनेंस एक्ट, इसके अंदर इंडियंस रिजाइडिंग इन इंडिया हैव द परमिशन टू कंडक्ट ए फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन और द राइट टू होल्ड द ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी इन ए फॉरेन कंट्री इन केस ऑफ सिक्योरिटी प्रॉपर्टी और करेंसी वाज एक्वायर्ड। मतलब आप जो कोई इंडियन रेजिडेंट है वो आपके फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जो है, फॉरेन ट्रेड के अंदर जो है, जो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे उसको मॉर्गेज करना है या कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसको भी वो जो है वो खरीद सकता है, कर सकता है। ये भी है फॉरेन एक्सचेंज में। ऐसा नहीं है कि फॉरेन एक्सचेंज में खाली कोई गुड्स आइटम्स वगैरह इसके ही लेन देन होता है, बल्कि इनका भी लेन देन होता है। और इसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज मेंटेनेंस एक्ट के अंदर इसका स्ट्रक्चर क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मेंटेनेंस एक्ट के अंदर स्ट्रक्चर जो है इसका, एक तो एनफोर्समेंट ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टर, जैसा आजकल आप तो इसका काफ़ी नाम सुन रहे हैं पिछले साल 2 साल से, वो इसका हेड होता है। दूसरा, इसके बाद इसके अंदर जो है 5 जोनल ऑफिस होते हैं, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई और जालंधर। ये इसके 5 रीजनल जोनल ऑफिसेज हैं और ईच ऑफिस इज हेडेड बाई ए डिप्टी डायरेक्टर। एक तो ईडी हो गया मेन, और दूसरा हो गया 5 डिप्टी डायरेक्टर हो गए, और 5 जोन्स हो गए। 5 जोनल ऑफिस के बाद 5 जोन्स आर फर्दर डिवाइडेड, फिर इनको 5 जोन्स को फिर 7 सब जोनल में डिवाइड किया जाता है। और वो गवर्न किससे होते हैं? असिस्टेंट डायरेक्टर एंड 5 फील्ड यूनिट्स, 5 फील्ड यूनिट्स हैं हेडेड बाई चीफ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स। अच्छा, ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो ये काम की चीज़ नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखने की चीज़ है। और नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और फॉरेक्स रिजर्व। है क्या ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? ये है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन रिजर्व और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, आर असेट्स दैट आर हेल्ड बाई ए नेशंस सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक और मॉनिटरी अथॉरिटी उसमें रखे जाते, मतलब उनके द्वारा रखे जाते हैं रिजर्व बैंक द्वारा। इट इज़ जनरली हेल्ड इन रिजर्व करेंसीज, यूजुअली द US डॉलर एंड टू ए लेसर डिग्री द यूरो, जैपनीज येन एंड पाउंड स्टर्लिंग। मतलब जनरली ये US डॉलर में रखे जाते हैं, लेकिन उसके अलावा जो है थोड़ा सा कम US डॉलर से जो कम है उसमें भी रखे जाते हैं, जैसे येन हो गया, आपके जैपनीज येन हो गया, पाउंड स्टर्लिंग हो गया, उसमें हो गया। इट इज़ यूज टू बैक इट्स लाइबिलिटीज़, फिर ये दोबारा अपनी लाइबिलिटी को चुकाने के काम में आते हैं ये फॉरेन करेंसी वाले, लाइक द नेटिव करेंसी issued and also reserve deposited by financial institution or the government with the central bank। अब इसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मतलब फॉरेन करेंसी के रिजर्व को रखने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? ये है कि जो सपोर्ट करती है, सपोर्टिंग एंड मेंटेनिंग कॉन्फिडेंस इन द पॉलिसीज फॉर मॉनिटरी एंड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। एक तो जो अपन
आपके मॉनेटरी पॉलिसीज है उसके लिए अपने को बहुत सहायता मिलती है। साथ अपन इसके अंदर सपोर्ट, ये अपनी इकोनॉमी को बहुत सपोर्ट मिलता है, क्योंकि 1992 में जो है वो अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, गोल्ड के रिजर्व बहुत कम हो गए थे। मतलब बहुत ही एक उसको कहते हैं बड़ी ही मतलब मिजरेबल स्थिति थी। तो उस टाइम के द देन फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1992 में स्टार्ट किए थे, और उसके बाद रिजर्व बैंक की स्थिति काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। नहीं तो 1992 एक हमारा ऐसा पीरियड आया था जब हमारे पास गोल्ड रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत कम थे। इस तरह से अब आगे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइड्स द कैपेसिटी टू इंटरवेन इन सपोर्ट ऑफ द नेशनल और यूनियन करेंसी। आपके जो अपनी जो नेशनल करेंसी है, रुपी है जैसे अपना INR, या यूनियन करेंसी है, यूनियन करेंसी मीन्स जो जैसे यूरोजोन की करेंसी है, उसके अंदर उसकी कैपेसिटी में सहायता मिलती है अपने को उसको मेंटेन करने में। साथ में लिमिट्स एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी बाय मेंटेनिंग फॉरेन करेंसी लिक्विडिटी टू एब्जॉर्ब शॉक्स ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ क्राइसिस। अगर रिसेशन आ जाता है तो अगर अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या फॉरेन करेंसी के रिजर्व हैं तो अपने को अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है, तो अपने को उसके अंदर बहुत सहायता मिलती है। अपनी जो इन्फ्लेशन वगैरह जो है वो ज़्यादा बढ़ता नहीं है, अपने स्टेबिलिटी का उसमें अंदर इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रहती है। इससे इस तरह से जो है ये आपको मैंने बताया, वोस्ट्रो अकाउंट बताया, नोस्ट्रो अकाउंट बताया, और साथ में ये आपको बताया कि फेमा क्या है, फेरा क्या है, और फेमा के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, और फेमा को क्यों लाया गया। अब अपन देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हर कंट्री चाहती है कि उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब किसी दूसरे देश की करेंसी। उसका सबसे पहले ये है कि अगर आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसी कंट्री के पास ज़्यादा हैं तो उसकी इकोनॉमी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, उसके करेंसी की वैल्यू जो है वो डीवैल्यूड नहीं होगी, उसमें भी स्टेबिलिटी रहेगी। दूसरी चीज़, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होती है या जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है, जैसे अपने इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होने से एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो अनस्टेबल नहीं है, वो स्टेबिलिटी है उसके अंदर। मतलब अगर किसी तरह का कोई क्राइसिस आ जाए तो एक इम्पोर्टेंस ये भी रहती है कि हमारे पास जितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज़्यादा होगा उतना जो है हम सशक्त होंगे, इकोनॉमी हमारी सशक्त होगी, साथ ही हम अपनी लायबिलिटीज़ को मीट आउट करने के लिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात है कि जो इसमें है कि जो आपके रुपीज़ में अप्रिसिएशन रहेगा, और इट असिस्ट द गवर्नमेंट इन मीटिंग इट्स फॉरेन एक्सचेंजेस नीड्स एंड एक्सटर्नल डेब्ट ऑब्लिगेशन, क्राइसिस मैनेजमेंट, राइजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एज ए कुशन इन द इवेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो हमारे पास एक कुशन मतलब थोड़ा एक प्लस में रहता है, हमारे पास एक मार्जिन रहता है। कुशन मीन्स एक मार्जिन होता है कि हमारे पास अपनी लायबिलिटी के अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज़्यादा है, तो वो एक हमारा एक तरह से कमीशन के रूप में या एक हमारा मतलब कुशन मार्जिन के रूप में रहता है, ताकि वो हमारे एक एक्स्ट्रा जो हमारे एक्स्ट्रा फंड्स हैं हमारे पास मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एक्स्ट्रा फंड्स हैं, तो उससे एक हमारी इकोनॉमी स्टेबिलिटी है। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात है कि इकोनॉमी जो है स्टेबल रहे, इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज जो बहुत ज़रूरी है। फॉरेन ट्रेड पर इसलिए जनरली हमारे मिनिस्टर्स वगैरह अपनी हमारे प्रधानमंत्री जी वगैरह जाते हैं और वहाँ ट्रेड एग्रीमेंट करके आते हैं। इसलिए करके आते हैं कि हमारे पास हमारे देश की करेंसी तो है ही, लेकिन हमारे देश का व्यापार तो है ही, लेकिन इंडाइजीनियस मतलब व्यापार मतलब डोमेस्टिक ट्रेड के अलावा जो है फॉरेन ट्रेड जितना ज़्यादा होगा, फॉरेन करेंसी हमारे पास जितनी ज़्यादा होगी, हमारे देश की जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक है, वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। साथ में हमारे यहाँ जो करेंसी की वैल्यू है वो उतनी ही स्टेबल होगी। वो जैसे अपने US डॉलर के मुकाबले अपने रुपए की वैल्यू जो है वो काफ़ी डाउन चल रही है, लेकिन फिर भी उसमें इतना डाउनफॉल नहीं आया। अगर हमारे पास एक्सचेंज नहीं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं हो तो एकदम से क्राइसिस आ जाए, रिसेशन आ जाए मार्केट के अंदर। तो ये था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। साथियों, आज हम लेते हैं एक नया चैप्टर, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम आपको पता है, आप सब इस चीज़ से अवेयर हैं कि जब से डिजिटलाइजेशन शुरू हुआ है, फ़ोन पे, UPI, आपके गूगल पे वगैरह, और लिंक पे क्लिक करना, तो
डिजिटल इंडिया से फ़ायदे बहुत हुए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उससे ये हुआ है कि जो ये साइबर क्राइम फ्रॉडस्टर जो हैं, ये इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। इनको पकड़ना इसलिए मुश्किल है क्योंकि एक मेवात जगह है, वहाँ का ग्रुप पकड़ा गया था। उसने पुलिस को सारा कुछ बताया था। ये कि मतलब जो ये क्लाउड, ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, ये हिट एंड ट्राई करते हैं। ये क्लाउड नेटवर्किंग को काम मिलते हैं। क्लाउड नेटवर्किंग ये होती है कि ये हिट एंड ट्राई करते हैं। उसमें आपको एक तो स्मार्टफोन काम में नहीं लेते ये लोग, ये छोटा फ़ोन काम में लेते हैं, जिसमें सिर्फ कोई मैसेज आ जाए या सिर्फ कोई कहीं का फ़ोन आ जाए या किसी को फ़ोन करना है बस। जो गांव में जनरली जो अनपढ़ लोग हैं वो इसको जनरली यूज़ करते हैं, क्योंकि वो स्मार्टफोन को यूज़ करना, उसके फीचर्स को यूज़ करना जानते नहीं हैं। उस केस में ये क्या करते हैं कि क्लाउड बैंकिंग में हिट एंड ट्राई में जो फ़ोन लग गया उसको बता दिया कि आपका इतना रुपया है, आप अभी भी ये ट्रांसफ़र करो, या आपके लिए ये स्कीम आई है नहीं, और आप जो है इसके अंदर बेनिफिट होगा और आपको भी 24 घंटे के अंदर डबल पैसा मिल जाएगा। और भी कई तरह की इसके अंदर ये है कि जैसे आपने वो जो फ़ीस भरी थी तो वो उस फीस का जो है वो हम आपको उसका बेनिफिट नहीं दे सकते, तो हम आपकी पूरी फ़ीस लौटा रहे हैं, तो हम आपको एक लिंक भेजते हैं, उस लिंक पे आप क्लिक करिए और क्लिक करते ही पैसा आपके खाते में आ जाएगा। और जनरली लोग कर देते हैं, लेकिन अब तो काफ़ी लोग अवेयर हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि हम जाते हैं गाँव में हम जाके बहुत रिमोट गाँव में, जहाँ की 90% पॉपुलेशन जो होती है वो अवेयर नहीं होती और वो छोटा फ़ोन यूज़ करती है, खेतों में काम करती है, मज़दूर लोग होते हैं, रेडी वाले होते हैं, और इनको उनकी सिम में रिचार्ज का वो प्रलोभन देते हैं। उसके बाद ये उनके छोटे फ़ोन में क्या करते हैं, जो उनके छोटे फ़ोन में सिम होती है उसको निकाल लेते हैं और उसकी जगह कहते हैं कि आपकी सिम जो है वो बंद होगी, क्योंकि जनरली गाँव में लोग जो है उसको रिचार्ज नहीं कराते और उनका आउट गोइंग नहीं होता, तो कहते हैं अब इसमें आउट गोइंग हम आपको नई सिम दे रहे हैं, उससे आपका जो है आउट गोइंग भी शुरू हो जाएगा और इनकमिंग भी शुरू हो जाएगा। गांव वाले होते हैं बेचारे, वो कहते हैं ठीक है, उनको नंबरों से कोई लेन देन नहीं होता। उन सिम को वो फिर कहीं दूर रिमोट में जाके एक क्लाउड बैंकिंग से काम में लेते हैं। मतलब उस क्लाउड बैंक में ये होता है कि अगर फ़ोन लग गया और कोई भी किसी के मतलब कोई आदमी ऐसा है जो उसकी गिरफ्त में आ गया, तो वो उससे फ्रॉड कर लेते हैं, फ्रॉडलेंटली विड्रॉन कर लेते हैं, चाहे लिंक के ज़रिए या कैसे। जैसे किसी किसान को कहा कि आप किसान हैं, हाँ, या मज़दूर हैं, आपके खाते में आज जो है सब्सिडी जमा हो रही है, तो वो देखता है ठीक है, तो उसको कहते हैं हम आपके पास एक लिंक भेज रहे हैं, आप इसका OTP भेजना। मज़दूर होता है वो इतना तो समझता है OTP वो दे देता है, देते उसके खाते से मैसेज आता है कितने रुपये आपके खाते में निकल गए। तो उसमें उस छोटे फ़ोन में सबसे बड़ी बात होती है कि आप जैसे ही आप उसको आपके खाते से पैसे विड्रॉन होंगे, आप उसको लगाओगे कि ये पैसे खाते से विड्रॉन क्यों हुए, तो आपको उसकी वो लोकेशन अगर आप देखेंगे ना, उसकी लोकेशन उस टाइम आपको बताएगा कि आप वो इंडिया में मान लो जोधपुर बैठा है, विद इन फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड्स जो है ना, वो उसकी लोकेशन बताएगा कैलिफोर्निया। उसके थोड़ी देर बाद लगाओगे, उसको लगेगा, आपको लगेगा अरे इसकी लोकेशन तो UK आ रही है, क्योंकि वो क्लाउड बैंकिंग ऐसी होती है। क्लाउड मीन्स बादल, जैसे अपने बादल इधर उधर होते रहते हैं, वैसे क्लाउड बैंकिंग में उसकी लोकेशन जो है ना वो ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल है। एक गिरोह पकड़ा गया था मेवात, अलवर साइड में मेवात जगह, वहाँ के एक ग्रुप पकड़ा गया था। उसने सारी पुलिस को बताई थी कि हमारा ये प्रोसीजर रहता है और हम इस तरह से करते हैं। फिर जब साइबर क्राइम से लोग बाग अवेयर होने लग गए थोड़े बहुत, तो फिर इन्होंने डिजिटल हाउस अरेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसमें कि मतलब हाई प्रोफाइल के झूठे फेक मतलब पोस्ट का आदमी बन के, जैसे ED का अफसर बन के, CBI का अफसर बन के, इनकम टैक्स ऑफिसर का अफसर बन के, या आपके DIG IG बन के इस तरह से करने शुरू कर दिए। तो उसमें भी एक ये जो साइबर क्राइम है वो भी ऐसे नहीं होते। साइबर क्राइम में भी एक स्कैम का एक पार्ट और है। ये जो गली में जो आते हैं बच्चे ये पॉलीथीन चुनने और कुछ उठाने, इनको कई बड़े बड़े शहरों में ये एक दिन के 200 रुपये 100 रुपये दिए जाते हैं कि आप ये जो अपने जो फ्लिपकार्ट से या अमेजन से या किंडले वगैरह से जो आते हैं ना, डिलीवरी बॉय दिए जाते हैं, तो अपन उनका जनरली जो पैकिंग बॉक्स होता है गत्ते का, उसको जनरली फेंक देते हैं। ये क्या करते हैं, उनको ले जाके देते हैं, उसके ऊपर जो कोडिंग होती है
बार कोडिंग, उसको वो फ्रॉडस्टर जो साइबर क्राइम करते हैं उसको डीकोड करते हैं, डीकोड करके उस पर सारे उनके पास उनकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इसी तरह से जो प्लेन का टिकट है हम जनरली फेंक देते हैं, उसको अच्छी तरह से फाड़ के फेंकना चाहिए। जैसे हमारा आधार कार्ड मान लो हमें दूसरा बनवाना है और वो बनवा लिया हमने, तो उसको 4 टुकड़े करके नाली में फेंको। पैन कार्ड है अगर हमने नया बनवाया है तो पुराने को 4 टुकड़े करके नाली में फेंको। ये इस तरह से आपने मान लो कोई पासबुक है बैंक की, अब वो मान लो खाता बंद हो गया, आपके यूज़ की नहीं है मान लो, तो उसको भी जो है बिल्कुल आप उसके 4-5 टुकड़े एकदम जीत करके, क्योंकि ये लोग मतलब है इस तरह के जो 2 टुकड़े करके फेंके हुए चीज़ें हैं या बिल्कुल प्लेन फेंकी चीज़ें, उनको ये जो फ्रॉडस्टर है वो कलेक्ट करके उसकी हिट एंड ट्राई करते हैं। और उसके अंदर कुछ ना कुछ मान लो दिन भर में उन्होंने 10-15 हिट एंड ट्राई की, एक भी मिल गया तो लेकिन एक आदमी का तो बेड़ा गर्क हो गया और उनके पास पैसे आ गए, और वो फिर वो उस पैसे को वहाँ नहीं रखते, उस पैसे को तुरंत आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन अब एक चीज़ गवर्नमेंट ने अच्छी कर दी कि 1930 जो है इस पर एक तो कॉल करो इमीडिएटली विदिन 4 आवर्स, और आप उसी टाइम विदिन 24 आवर्स आप जो है उस पोर्टल है, उस पोर्टल पे आप अपनी ऑनलाइन फीडिंग कर दो। उससे क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने ये कह दी कि अगर 24 घंटे के अंदर फ्रॉड होने के 24 घंटे के अंदर अगर हमें कोई 1930 पे कॉल करता है या 1930 उसे जो पोर्टल डाल देता है, तो वो मर्चेंट के पास जो पैसा है वो उसके पास नहीं जाता, 24 आवर्स के बाद जाता है। तो इसलिए 24 आवर्स में अगर अपन कंप्लेंट लॉन्च करवा देते हैं साइबर क्राइम में, तो अपना पैसा आने की संभावना होती है, उसको उसी टाइम रोक दिया जाता है। और अगर 24 आवर्स के बाद करवाते हैं तो फिर कोई श्योरिटी नहीं होती। ये इसलिए साइबर क्राइम में हमें, अब हम बात करते हैं कि इंडिया चाहे टॉप 10 की लिस्ट में हो, लेकिन वो 9th नंबर पे है लिस्ट में, लेकिन इंडिया इज़ वन ऑफ द टॉप कंट्रीज़ टू कंज्यूम द गोल्ड, क्योंकि यहाँ अपने यहाँ रूरल एरिया से लेके और मेट्रो तक जो है वो शादी ब्याह में या और किसी होली ओकेजन्स पे जो है गोल्ड देने की एक ट्रेडिशन है। अब गोल्ड जो है वो हालांकि उसके रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जिन लोगों के पास पहले स्टोरेज किया हुआ है तो वो अभी भी देते हैं, तो उससे एक्चुअल गोल्ड का ट्रेडिंग तो गोल्ड की हो ही रही है ना, चाहे किसी के पास पुराना पड़ा हो, चाहे कोई थोड़ा बहुत अब खरीद रहा हो, उस हिसाब से गोल्ड का एक अट्रैक्शन है। और ख़ास तौर से शादियों में इसलिए क्योंकि अपनी जो कुछ रिचुअल्स भी हैं, और उसके अलावा जो है लेडीज़ को गोल्ड का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, तो उसके हिसाब से गोल्ड। और एक दूसरा जो है गोल्ड जो है वो अपनी जब कोई फैमिली में कोई ऐसी क्राइसिस आ जाती है फाइनेंशियली, तो उसको गोल्ड को अपन एक लिक्विडिटी फॉर्म में है, उसको हम तुरंत सेल करके और अपन पैसा ले सकते हैं, अपनी जो कोई भी समस्या है उसका निराकरण कर सकते हैं। और बैंक आजकल गोल्ड लोन भी देने लग गई हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। नहीं तो पहले गोल्ड लोन नहीं होता था, जो गोल्ड स्मिथ होते थे वो उनके पास जाके रखना पड़ता था, प्लेज करना पड़ता था, और वो काफ़ी हैवी इंटरेस्ट लेते थे। आजकल बैंक्स जो हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं, वो गोल्ड लोन आराम से देती हैं। फिर अपना अगर नेक्स्ट चलें तो उसके अंदर ये है कि अभी मतलब अपन मतलब कंट्री के सिटीजन ही नहीं, बल्कि अपना जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसने भी लेटेस्ट कुछ टाइम पहले शायद 72 टन्स जो है गोल्ड है वो पड़ा हुआ था किसी कंट्री के पास, वहाँ से उन्होंने उसको लाए थे, मतलब कैरिड फॉरवर्ड किया था, मतलब वो प्लेस किया होगा उस एक्चुअल इस बारे में मुझे मालूम नहीं, लेकिन बहुत करीब 70 या 72 टन सोना जो है वो लाए थे। तो वो इसलिए क्योंकि इससे हमारी जो इकोनॉमी है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। काफ़ी टाइम से पड़ा था, तो हमने अपनी इकोनॉमी को, जीडीपी को, पर कैपिटा इनकम को, डेवलपमेंट को इस तरह से किया कि हमारे पास सरप्लस मनी आ गई। सरप्लस मनी आने से हमने वो उस गोल्ड को लिया है। इम्पैक्ट है इसका कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है गोल्ड खरीदती है या गोल्ड के रिजर्व अपने पास अधिक रखती है, तो उसका इम्पैक्ट क्या है? उसका इम्पैक्ट सबसे बड़ा ये है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट तो उसका आरबीआई पे कोई नहीं पड़ेगा, उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ये पड़ेंगे कि तो उसका जो रुपी है इंडिया को, जो INR है, वो स्ट्रेंथ हो जाएगा। क्योंकि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केवल US डॉलर को ही बेस बना के बैठी रहती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के मामले में, और US डॉलर जो है वो किसी भी तरह से थोड़ा सा स्लो डाउन आ जाता है किसी कारण से, तो
हमारी जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी वीक हो जाएगी। और अगर वही हमारे पास गोल्ड रिजर्व है ज़्यादा, मतलब इन कंसिडरेबल क्वांटिटी में है, तो हमारा उससे रिस्क जो है उसको हम कवर कर सकते हैं। और सेकंड उसमें ये है कि अगर मान लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दूसरा इमीडिएट इम्पैक्ट अपने कस्टमर्स पे ये पड़ता है कि जैसे मान लो कोई भी, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब गोल्ड खरीदती है या लाती है, जैसे मैंने आपको बताया अभी जस्ट पीछे लाई अपने 72 टन के हिसाब से वो लाए थे अपन किसी कंट्री से, जो रखा हुआ था अपना सोना, तो उस केस में पब्लिक पे एक पॉजिटिव इफेक्ट जाता है। पब्लिक को ये लगता है कि हमें पैसा जो है वो गोल्ड में रिजर्व इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अभी गोल्ड बॉन्ड वगैरह जो है इसमें पब्लिक ने पैसा बहुत इन्वेस्ट किया था। हालांकि जो सोवरेन SGB सोवरेन गोल्ड बॉन्ड था वो अपनी लेटेस्ट गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया है, सडनली बंद किया है। तो उसके पीछे कोई गोल्ड रिजर्व पॉलिसी हो सकती है, या हो सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता हो कि बहुत ज़्यादा सोना खरीदने से जो है या गोल्ड के रिजर्व रखने से जो है वो हमारे पास लिक्विडिटी फॉर्म में पैसा कम रहेगा, या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करेंसी का जो है कम रहेगा, जो भी व्हाट्सएप रेट में भी जो भी होगा। तो इस तरह से ये सारा गोल्ड रिजर्व का मैंने आपको पढ़ाया।